नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ओपी वर्मा। पिछले अध्याय में अपन ने मानव शरीर के परिचय के बारे में संक्षिप्त जानकारी ग्रहण की थी। उसी कड़ी में मैं मानव शरीर के तंत्रों से संबंधित एक तंत्र स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जहां से हर पेपर के अंदर 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। उस तंत्र का नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर मेनली अपन 3 चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। एक जो होता है ब्लड अर्थात रक्त के बारे में इसमें पढ़ेंगे, और दूसरे होता है हृदय हार्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे, और तीसरा जो होता है वो होती हैं ब्लड वेसल्स अर्थात रक्त वाहिनी ब्लड वेसल्स। ये 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है रक्त परिसंचरण तंत्र। ये जो रक्त वाहिनी है, ये रक्त वाहिनी 3 प्रकार की हो जाती हैं। एक होती है धमनी, एक होती हैं सिरा, और एक होती हैं रक्त केशिकाएं। धमनी जिन्हें आर्टरी कहते हैं, आर्टरी। दूसरी होती हैं सिरा, जिन्हें वेन्स कहते हैं, और तीसरी होती हैं केशिका, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। तो ये तीनों को मिलाकर रक्त वाहिनी कहा जाता है, रक्त कैपिलरीज या रक्त केशिका। तो धमनी, सिरा, केशिका रक्तवाहिनी होती हैं। हार्ट और ब्लड, इन तीनों से मिलकर के बनता है रक्त परिसंचरण तंत्र। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पूरे इस सिस्टम का अध्ययन किया जाता है, इस तीनों चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं एंजियोलॉजी। तो प्रश्न पूछा जाए कि रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रक्त परिसंचरण का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। ये एंजियोलॉजी के अंदर इस पूरे सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि केवल जब रक्त का अध्ययन करते हैं, रक्त का अध्ययन स्टडी ऑफ ब्लड, उसे बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के अंदर केवल ब्लड का अध्ययन किया जाता है, जबकि एंजियोलॉजी के अंदर पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स तीनों का अध्ययन किया जाता है। इस एंजियोलॉजी के जो जनक हैं, इस एंजियोलॉजी के जनक माने जाते हैं विलियम हार्वे। इसके जनक किसको माना जाता है? विलियम हार्वे को माना जाता है। तो आपसे सिंपल प्रश्न पूछा जाए कि एंजियोलॉजी के जनक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। आगे चल करके जब अपन ब्लड के बारे में देखेंगे, तो ये जो ब्लड है, इससे ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं कि इसकी जो मैट्रिक्स होती है, उस मैट्रिक्स के अंदर किसी भी प्रकार के फाइबर्स नहीं पाए जाते। चूंकि संयोजी ऊतक के अंदर 3 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। एक तंतु जिन्हें श्वेत तंतु के नाम से जानते हैं, कोलेजन फाइबर्स कहते हैं। दूसरे तंतु जो होते हैं उन्हें एलास्टिन या प्रत्यास्थ तंतु कहते हैं। तीसरे तंतु होते हैं उन्हें रेटिकुलिन या जालकीय तंतु कहते हैं। लेकिन इन तीनों ही फाइबर्स में से कोई भी फाइबर्स ब्लड के अंदर नहीं पाए जाते, इसीलिए इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो तरल होती है। संयोजी ऊतक, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और मैट्रिक्स उपस्थित होती है, तो तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ये जो ऊतक शब्द है, इस ऊतक का शब्द का मतलब होता है कोशिकाओं का समूह। ऊतक शब्द का अर्थ होता है कोशिकाओं का समूह। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर केवल ऊतकों का अध्ययन करते हैं, उन ऊतकों का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। किसको मानते हैं? हिस्टोलॉजी जिसके बारे में जंतुओं के बारे में ऊतकों का पहली बार अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट वाइकार्ट थे, जबकि पादपों के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक एन गिरू थे। ये जो अपना ब्लड है, इस ब्लड की यदि पीएच देखी जाए तो पीएच 7.4 होती है, और 7.4 का मतलब हो गया हल्का क्षारीय। ब्लड की पीएच कैसी होती है? हल्की क्षारीय होती है, अर्थात पीएच 7.4 होती है।
अपना जो ब्लड है इसकी यदि विस्कोसिटी या श्यानता देखी जाए, विस्कोसिटी श्यानता, तो इसकी 2.5 होती है। अर्थात जिन पदार्थों की श्यानता ज़्यादा होती है उनके अंदर बहने की प्रवृत्ति कम होती है। श्यानता एक पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है जो कि तरल पदार्थों के प्रवाह के समय उनमें एक रुकावट उत्पन्न करता है। तो अपन कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है ये सामान्यतया पानी की अपेक्षा लगभग 2.5 गुना गाढ़ा होता है। जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए लें कि एक ब्लड, एक शहद, एक पानी, तीनों में से सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए शहद की, क्योंकि शहद में श्यानता ज़्यादा होती है। इसी कारण शहद के अंदर बहने की प्रवृत्ति सामान्यतया कम होती है। तो ब्लड की जो श्यानता है वो कितनी है? 2.5। पीएच कितनी है? 7.4। ब्लड किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तरल संयोजी ऊतक। ऊतक का अर्थ क्या है? कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का जो समूह होता है, सीटेट 2019 के पेपर में पूछा गया था कि ऊतक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऊतकों के लिए याद रखें कि कोशिकाओं के ऐसे समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य तीनों की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें ऊतक कहते हैं। और ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है और रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी में करते हैं, जबकि रक्त परिसंचरण का अध्ययन करते हैं एंजियोलॉजी में। और रक्त परिसंचरण के जनक माने जाते हैं विलियम हार्वे। और ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स तीनों से मिलकर के बनता है अपना रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसमें अपन एक एक करके देखते हैं। तो पहला है ब्लड। ब्लड के बारे में अपन डिटेल में देखते हैं। ब्लड से रिलेटेड देखें तो ब्लड में मेनली 2 चीजें निकल के आती हैं। एक ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा पार्ट, ब्लड प्लाज्मा, और एक होती हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं ब्लड कार्पसल्स होती हैं। 2 मेन चीज होती हैं। ये जो ब्लड प्लाज्मा है ये लगभग 55% होता है, जबकि जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो लगभग 45% होती हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ब्लड का निर्माण होता है। ये जो प्लाज्मा पार्ट है, इस प्लाज्मा पार्ट के अंदर लगभग 90 से लेकर 92% पानी की मात्रा होती है। बाकी लगभग 6 से लेकर के 8% प्रोटीन्स की मात्राएं होती हैं। तो ज़्यादातर मात्रा में इस प्लाज्मा का जो कंपोनेंट है, घटक है, वो पानी, और 6 से 8% क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। बाकी का देखा जाए तो 0.9% के लगभग इसमें लवण पाए जाते हैं, साल्ट्स पाए जाते हैं। यूँ तो ब्लड के अंदर साल्ट्स बहुत होते हैं, लेकिन इसमें जो मेनली साल्ट होता है, मुख्य रूप से साल्ट होता है, वो NaCl होता है। इसी कारण NaCl या नमक को मानव रक्त का सामान्य लवण भी कहा जाता है। तो मानव रक्त का जो सामान्य लवण है वो किसे कहा जाता है? NaCl। आपसे प्रश्न सिंपल पूछा जाए, जैसे कि HTET के एग्जाम में पूछा भी गया था कि मानव रक्त की जो लवणीयता होती है वो कितने प्रतिशत होती है? तो मानव रक्त की लवणीयता, सैलाइनिटी कितने % होती है? 0.9%। प्रोटीन कितना पार्ट होता है? 6 से 8%। पानी की मात्रा लगभग 90 से 92% होती है। यह प्रश्न NTPC के एग्जाम में भी पूछा गया था, रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया कि मानव रक्त में लगभग पानी की मात्रा प्लाज्मा में उपस्थित होती है, तो उसमें 90% सीधा सीधा ऑप्शन दे रखा था। आगे चल करके देखा जाए तो इसी ब्लड प्लाज्मा के अंदर सामान्य ग्लूकोज की मात्रा उपस्थित होती है। हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो सामान्य लेवल होता है वो लगभग 80 से लेकर के 120 मिलीग्राम % तक होता है। यानी 100 ml ब्लड के अंदर अप्रोक्स 80 to 120 मिलीग्राम ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए। यदि इस लेवल से ज़्यादा मात्रा होती है, तो यदि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाए, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड के अंदर जब बढ़ जाती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया का अर्थ होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना। और ये कंडीशन जिस रोगी के अंदर देखी जाती है उस रोग का नाम है डायबिटीज। डायबिटीज, और पूरा नाम होता है इसका डायबिटीज मेलाइटस। ये जो डायबिटीज मेलाइटस है इसी को अपन नॉर्मली बोलते हैं मधुमेह। तो मधुमेह रोग का कारण
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का ज़्यादा होना। ये ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में जब बढ़ती है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने का मेन कारण होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी। यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो आपको 3 प्रश्न मिले कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरग्लाइसेमिया। रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए तो कौन सा रोग होगा, डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह रोग होगा। डायबिटीज रोग का मुख्य कारण क्या है, इंसुलिन हार्मोन की कमी, जो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से सीक्रेट होता है। और इंसुलिन हार्मोन का वास्तव में काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में इंसुलिन हार्मोन की कमी से कन्वर्ट नहीं होता तो धीरे धीरे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है, उसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। और यदि किसी के अंदर इस तरह की अवस्था दिखाई देती है तो ये डायबिटीज का लक्षण। डायबिटीज के रोगी के अंदर प्राइमरी लक्षण देखें तो 3 मेन लक्षण दिखाई देते हैं। पहला, ज़्यादा मूत्र, ज़्यादा भूख और ज़्यादा प्यास, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ये तीनों ही कंडीशंस दिखाई देती हैं। तो ज़्यादा भूख लगे, ज़्यादा प्यास लगे और बार बार टॉयलेट आता है, पॉलीयूरिया होता है, तो ये कौन से हार्मोन की कमी हुई है, उस व्यक्ति के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई है। ब्लड में ग्लूकोज नॉर्मल कितना होना चाहिए, 80 से 120 मिलीग्राम। ये ग्लूकोज वास्तव में हमारे शरीर के अंदर जब श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें श्वसनी क्रियाधर का कार्य करता है, अर्थात ग्लूकोज का एक अणु जब पूरी तरीके से श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीकृत होता है तो 38 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करता है। और एटीपी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की मुद्रा होती है, वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है। तो सिंपल प्रश्न भी बनता है कि मानव शरीर के अंदर ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, तो ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक ग्लूकोज के अणु से शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ जो प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स के अंदर भी कई सारी प्रोटीन होती हैं यूँ तो, लेकिन अपन मेन प्रोटीन्स के बारे में देखें तो प्रोटीन में पहला ही प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा ब्लड में पाई जाने वाली प्रोटीन का उदाहरण भी है, वो है एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन रक्त में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, एल्बुमिन। ये एल्बुमिन प्रोटीन ब्लड के अंदर लगभग 4.5% पाई जाती है। और एल्बुमिन प्रोटीन का वास्तव में काम होता है हमारे रक्त का कोलोइडी परासरणीय दाब नियंत्रण करना। कोलोइडी परासरणीय दाब, जो कोलोइडी परासरणीय दाब है जिसे शॉर्ट में BCOP कहते हैं, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको मेंटेन करने का काम करती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर BCOP का मान 28 से 32 mmHg होना चाहिए। यदि एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये BCOP डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे मूत्र निर्माण की क्रिया पर भी फर्क पड़ता है। जो इसके बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है वो है ग्लोब्यूलिन। ये ग्लोब्यूलिन रक्त के अंदर दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा अर्थात लगभग 2.2% पाई जाती है। तो पहले नंबर पर ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन है, एल्बुमिन, और दूसरे नंबर पर कौन सी प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन, ये 2.2% होती है। ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का वास्तव में काम होता है हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करना। किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन सी प्रोटीन के द्वारा होता है, ग्लोब्यूलिन्स के द्वारा होता है। ग्लोब्यूलिन दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन भी है और एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन का अनुपात लगभग 2:1 होता है, जैसा रेशो से पता भी चल रहा है। यह प्रश्न लास्ट बार पटवार के पेपर में पूछा भी गया था, पटवारी के एग्जाम पूछा गया था। सीधा प्रश्न था कि एंटीबॉडी कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं, तो एंटीबॉडी कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। एंटीबॉडी मानव शरीर के अंदर 5 प्रकार के हैं जो एंटीजन के प्रेरण से बनते हैं। इसके अलावा फिर देखा जाए तो आगे तीसरी प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन और एक होती है फाइब्रिनोजन। ये प्रोथ्रोम्बिन 0.3% होती है, ये फाइब्रिनोजन भी 0.3% ब्लड के अंदर पाई जाती है। और ये दोनों ही प्रोटीन्स का
काम होता है रक्त स्कंदन में सहायता करना। ये रक्त स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड होती हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में काम आने वाली प्रोटीन पूछे तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, और एंटीबॉडी बनाने वाली प्रोटीन पूछे तो ग्लोब्युलिन, और रक्त का कोलोडी परासरणीय दाब नियंत्रण करने वाली प्रोटीन पूछे तो एल्बुमिन। यदि प्रश्न पूछा जाए कि मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन है और आपको ऑप्शन दे दिए जाए कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन या एल्बुमिन प्रोटीन, तो आपका आंसर होना चाहिए कोलेजन प्रोटीन। और यदि यही प्रश्न ये पूछा जाए कि मानव शरीर के रक्त में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एल्बुमिन प्रोटीन होना चाहिए। तो ये प्रोटीन से रिलेटेड बात। तो प्रोटीन टोटल कितना परसेंट होती है? 6 से 8%। सबसे ज्यादा एल्बुमिन, दूसरे नंबर पर ग्लोब्युलिन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये 0.33% होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं, रक्त स्कंदन। यदि इन प्रोटीन की कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता। ग्लूकोज की मात्रा आपने सुनी 80 से 120 मिलीग्राम। इंसुलिन हार्मोन की यदि कमी हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज रोग होता है, डायबिटीज मेलाइटस। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसमें कौन से हार्मोन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तो आंसर क्या होना चाहिए? इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इनके अलावा हमारे ब्लड के अंदर ही, ब्लड में ही ये जो प्लाज्मा पार्ट है इसके अंदर लाइसोजाइम नाम का एंजाइम भी पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम जो एंजाइम है इसका काम होता है हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। ये हानिकारक जीवाणु जो होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जीवाणु के चारों ओर पाई जाने वाली कोशिका भित्ति का अपघटन कर देता है। तो कोशिका भित्ति का अपघटन हो जाएगा तो बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो पूछे कि ब्लड में कौन सा एंजाइम होता है जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है? लाइसोजाइम। आपको लार में पूछा जाए कि लार में कौन सा एंजाइम है, तो भी आंसर लाइसोजाइम होता है। और आपको आंख के आंसू में पूछा जाए तो भी लाइसोजाइम ही होता है। यह हानिकारक बैक्टीरियाओं की कोशिका भित्ति को नष्ट करता है। इससे भी ब्लड प्लाज्मा पार्ट के अंदर एक हेपेरिन नाम का पदार्थ भी होता है। ये जो हेपेरिन है ये रासायनिक प्रकृति से पॉलीसैकेराइड्स होता है, और पॉलीसैकेराइड्स इसका काम होता है रक्त प्रतिस्कंदन करना। रक्त प्रतिस्कंदन एंटीकोगुलेंट का काम करता है, ये एंटीकोगुलेंट्स। तो रक्त प्रतिस्कंदक दो शब्द हैं, एक कोगुलेंट। कोगुलेंट स्कंदक वे होते हैं जो रक्त जमाते हैं, और जो रक्त जमने से रोक देते हैं ऐसे पदार्थों को बोलते हैं रक्त प्रतिस्कंदक। ये हमारे ब्लड के अंदर हेपेरिन के रूप में होता है। हेपेरिन की रासायनिक प्रकृति पॉलीसैकेराइड होती है, ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। तो ये हेपेरिन मानव रक्त के अंदर है। इसके अलावा अलग अलग जंतुओं के अंदर अलग अलग प्रकार के रक्त प्रतिस्कंदक भी पाए जाते हैं, जैसे लेम्फ्रे के अंदर पाया जाता है लेम्फ्रेडिन। ऐसे ही जोंक के अंदर हिरोडिन नाम का केमिकल पाया जाता है जो रक्त जमने से रोकने का काम करता है। ऐसे ही ब्लड बैंक जो होती हैं उस ब्लड बैंक के अंदर भी विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ यूज किए जाते हैं जिससे ब्लड बैंक के अंदर ब्लड जम ना जाए। जैसे सोडियम साइट्रेट हो सकता है, सोडियम ऑक्जिलेट हो सकता है, EDTA हो सकता है। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो ब्लड बैंक के अंदर ब्लड का थक्का बनने से रोकते हैं, और ऐसे पदार्थों को बोलते हैं रक्त प्रतिस्कंदक। और प्राकृतिक रूप में मानव ब्लड के अंदर पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या है? हेपेरिन है। आगे चलकर देखें तो हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर यूरिया की मात्रा भी होती है, यूरिया भी पाया जाता है। और यूरिया का जो सामान्य मात्रा है, सामान्य लेवल लगभग 17 से लेकर 37 मिलीग्राम होना चाहिए। मानव रक्त में यूरिया की मात्रा 100 ml ब्लड के अंदर लगभग 17 से लेकर 37 मिलीग्राम होनी चाहिए। ये जो मिलीग्राम परसेंटेज है इसकी मात्रा यदि किसी व्यक्ति के अंदर यूरिया की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा हो जाने की वजह से यूरेमिया रोग होता है। कौन सा रोग हो जाएगा? यूरेमिया
रोग। तो यूरेमिया रोग का कारण किसकी अधिकता होती है? यूरिया की। इस यूरेमिया की अवस्था में ऐसे आदमी को डायलिसिस पर रखना पड़ता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए हीमोडायलिसिस टेक्निक काम में लेते हैं। कौन सी टेक्निक है ये? हीमोडायलिसिस। तो सीधा प्रश्न आता है कि हीमोडायलिसिस का संबंध कौन से अंग से है? तो हीमोडायलिसिस का संबंध होता है किडनी से, वृक्क से। हमारे जो वृक्क होते हैं, किडनी होते हैं, उनके खराबी जब होती है तो उस आदमी को किस पर रखना पड़ेगा? हीमोडायलिसिस। किडनी की खराबी की वजह से ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? यूरिया की। रोग का नाम क्या है? यूरेमिया। तो यूरेमिया का अर्थ होता है ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा का बढ़ना। ध्यान रहे कि मानव मूत्र के अंदर 2% यूरिया होता है, इसीलिए मनुष्य एक यूरियोटैलिक जंतु का उदाहरण है, लेकिन मानव ब्लड के अंदर इतना है और इसकी अधिकता हो जाती है तो ये किडनी की खराबी को बताएगा और ऐसे आदमी को फिर डायलिसिस करवाना पड़ता है। ये अपन ने बातें देखी थी ब्लड प्लाज्मा से संबंधित। ब्लड प्लाज्मा के बाद आगे चलें तो रक्त कणिकाएं निकल के आती हैं। रक्त कणिकाएं टोटल ब्लड के पार्ट का लगभग 45% पार्ट होती हैं, जबकि जो प्लाज्मा था वो लगभग 55% पार्ट था। ये जो रक्त कणिका हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। फिर एक होती हैं आरबीसी लाल रक्त कणिका, दूसरी होती हैं WBC श्वेत रक्त कणिका व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स या इन्हें बोलते हैं बिंबाणु। इन्हें बिंबाणु कहते हैं। WBC जो होती हैं उन्हें बोलते हैं श्वेताणु व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, और ये होती हैं रक्ताणु लाल रक्त कणिका। जब ये तीनों एक साथ होती हैं, अर्थात यूं लिखें कि RBC प्लस WBC प्लस प्लेटलेट्स, जब ये तीनों एक साथ मिल जाती हैं तो तीनों से मिलकर के बनता है PCB पैक्ड सेल वॉल्यूम। PCB पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं इसे, पैक्ड सेल वॉल्यूम। जब केवल RBC ओनली RBC को लिया जाता है तो RBC की जो काउंटिंग होती है उसे बोलते हैं HCB हीमेटोक्रेट वॉल्यूम। अपनी जो RBC होती हैं वो ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा भी है। रक्त कणिकाओं में टोटल पार्ट का लगभग 99% जो पार्ट होता है वो लगभग RBC का होता है, और जब केवल RBC की काउंटिंग करते हैं तब उसे हीमेटोक्रेट वॉल्यूम कहते हैं। और RBC WBC प्लेटलेट तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो ये रक्त कणिकाएं होती हैं, ये लाल रंग की होती हैं, ये सफेद रंग की होती हैं, और वो छोटे छोटी कणिकाओं के रूप में पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं प्लेटलेट्स या बिंबाणु। इन रक्त कणिकाओं को मैं एक चार्ट के रूप में बता रहा हूं जिसमें अपन नॉर्मल चीजों को अपन याद रख सकते हैं। जैसे एक टेबल बनाकर देखें तो ये अपनी RBC, ये अपनी WBC और ये अपनी प्लेटलेट्स। RBC को लिखते हैं रक्ताणु, इनको बोलते हैं श्वेताणु और इनको बोलते हैं बिंबाणु। रक्ताणु, श्वेताणु और बिंबाणु। इनका दूसरा नाम देखा जाए तो इनका नाम होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो मतलब लाल, साइट मतलब कोशिका, तो लाल कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इन्हें बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूक मतलब सफेद और साइट मतलब कोशिका। और तीसरी होती हैं उन्हें बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट किसको कहा जाता है? प्लेटलेट्स को। ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? WBC को। और एरिथ्रोसाइट RBC को कहा जाता है। इनकी नॉर्मल यदि निर्माण की क्रिया पूछे, जैसे निर्माण की क्रिया,
तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो एरिथ्रो शब्द है या ल्यूको शब्द है या थ्रोम्बो शब्द है, इसमें पोइसिस शब्द जोड़ना है। पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, पोइसिस का अर्थ होता है फॉर्मेशन। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं कि आरबीसी के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, तो आरबीसी के निर्माण की क्रिया को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, तो एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या हो गया, आरबीसी निर्माण की क्रिया। ऐसे ही यदि डब्ल्यूबीसी के निर्माण की क्रिया को पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए ल्यूकोपोइसिस। तो ल्यूकोपोइसिस क्या है, डब्ल्यूबीसी के निर्माण की क्रिया। ऐसे ही प्लेटलेट्स के निर्माण की क्रिया पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस, तो थ्रोम्बोपोइसिस क्या है, प्लेटलेट्स के निर्माण की क्रिया। ल्यूकोपोइसिस क्या है, डब्ल्यूबीसी के निर्माण की क्रिया। एरिथ्रोपोइसिस क्या है, आरबीसी के निर्माण की क्रिया होती है। तो एरिथ्रो यानी लाल रक्त कणिका। आगे इनका नॉर्मल काउंट लगभग देखा जाए तो एवरेज लेते हैं इकाई घन आयतन के अंदर, तो इनकी संख्या लगभग 45 लाख से लेकर 55 लाख तक होती हैं इकाई घन आयतन में। इतनी जो काउंटिंग मानी जाती है वो लगभग मादा में होती हैं, और इतनी एवरेज लेते हैं लगभग तो ये नर के अंदर होती हैं। तो 45 लाख से लगभग 55 लाख प्रति इकाई घन आयतन में होती हैं, पर क्यूबिक सेंटीमीटर में होती हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग होती है 5500 से लेकर 11000 प्रति घन सेंटीमीटर तक होती हैं। लगभग इतनी एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर लगभग इनकी संख्या 6000 7000 तक होती है। इनकी संख्या का बढ़ना कोई भी इन्फेक्शन को बताता है। इनकी संख्या देखी जाए तो लगभग 2 लाख से लेकर एवरेज 4 लाख तक हो सकती है प्रति घन सेंटीमीटर। तो इतनी संख्या में होनी चाहिए। इनकी संख्या का 40,000 से कम नहीं होना चाहिए। इनकी काउंटिंग जब 40,000 के इधर उधर आ जाती है तब उसे क्रिटिकल काउंट कहते हैं, जो कि परप्यूरा डिजीज को बताता है, क्योंकि इनकी कमी की वजह से स्किन पर लाल रंग के धब्बे या चकत्ते बनने लग जाते हैं, जो परप्यूरा। आपने सभी ने डेंगू रोग सुना है, उस डेंगू के अंदर ये जो प्लेटलेट्स होती हैं इनकी काउंटिंग कम हो जाती है। डेंगू जो कि मादा एडिज एजिप्टाई मच्छर के काटने की वजह से होता है, जो कि एक वायरस जनित रोग है जो आर्बो या टैगा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो डेंगू में सबसे पहले कौन सी रक्त कणिकाओं की कमी होती है, प्लेटलेट्स की। जबकि ध्यान रहे कि जब मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से होता है, उसमें आरबीसी की संख्या कम होती है। तो डेंगू के अंदर प्रभावित होती हैं प्लेटलेट, जबकि मलेरिया के अंदर प्रभावित होती हैं आरबीसी। इनके जीवन काल की बात करें तो जीवन काल औसत लाइफ स्पान औसत लगभग 120 दिन का होता है। एवरेज ये लगभग 120 दिन से 127 दिन का हो सकता है। छोटे बच्चों के अंदर लगभग 100 दिन तक भी होता है। तो एक औसत जीवन काल लिए जाए तो 120 दिन तक। इनका देखा जाए जीवन काल तो लगभग ये 5 से 10 दिन तक इनका जीवन काल रहता है, जबकि इनका जीवन काल देखा जाए तो लगभग 2 से लेकर के 5 दिन तक हो सकता है। तो ये एवरेज है, ये बहुत सारी कंडीशंस पर डिपेंड करता है। रोगग्रस्त अवस्था में ये जल्दी भी नष्ट हो सकती है, डिस्ट्रक्शन, क्योंकि इनकी निर्माणकारी क्रिया दिन प्रतिदिन चलती रहती है। आगे चलकर कभी कभी किसी भी कंडीशन में जब ये संख्या में घट जाती हैं या बढ़ जाती हैं तो इनकी जो संख्या है उसका घटना, संख्या घटना। जैसे पूछे कि आरबीसी की संख्या घट जाए तो क्या कहते हैं, तो आरबीसी की जो संख्या जब घटती है तो कमी होती है, उसी को बोलते हैं एनीमिया। आरबीसी की संख्या का घटना क्या कहलाता है, एनीमिया। या इसी के लिए दूसरा शब्द हो सकता है एरिथ्रोसाइटोपेनिया। एरिथ्रोसाइटोपेनिया। तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया का मतलब होता है आरबीसी की संख्या का कम होना। ऐसे ही यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आती है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आना ल्यूकोसाइटोपेनिया
ल्यूकोसाइटोपीनिया कहलाता है, ल्यूकोसाइटोपीनिया। तो ल्यूकोसाइटोपीनिया का अर्थ क्या है? WBC की संख्या में कमी आना। सामान्यतः देखा जाता है कि जितने भी संक्रामक रोग हैं अधिकांशतः उनमें WBC की संख्या बढ़ती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, कि जो टाइफाइड होता है और एड्स रोग होता है उनके अंदर इनकी संख्या में कमी आती है। संक्रामक रोग जो कि बैक्टीरिया वायरस की वजह से होते हैं उनमें अधिकांश संक्रामक इन्फ्लामेटरी डिजीज में ये WBC की संख्या बढ़ती है, लेकिन एड्स और टाइफाइड दोनों के अंदर इनकी संख्या में क्या आती है? कमी आती है। जब प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है तब प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होना कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कुछ नहीं किया अपन ने, ये जो आरबीसी थी उन्हें एरिथ्रोसाइट कहते हैं और आरबीसी के अंदर अपन ने क्या लगा दिया? एरिथ्रोसाइट में पीनिया जोड़ दिया, तो एरिथ्रोसाइटोपीनिया। ऐसे इन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं, इनकी संख्या में कमी आती है उसे ल्यूकोसाइटोपीनिया। पीनिया शब्द का अर्थ ही होता है संख्या में कमी होना, ऐसे ही थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। तो आरबीसी की संख्या का घटना क्या कहलाता है? एनीमिया। ये एनीमिया के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे किसी के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है, किसी में कंप्लीटली ब्लड की कमी होती है, या किसी के अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है, किसी में जिंक या कोबाल्ट की कमी हो सकती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। ये सब एनीमिया के कारण हो सकते हैं। कभी कभी इनकी जो संख्या है वो संख्या घटने के बजाय बढ़ भी सकती है, और जब ये बढ़ सकती है, संख्या बढ़ना, तो संख्या का बढ़ना कहलाता है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया का अर्थ होता है आरबीसी की संख्या का बढ़ना। नॉर्मल आरबीसी की संख्या देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई या पहाड़ी क्षेत्रों पर चला जाता है तो ऊंचाई या पहाड़ी क्षेत्रों पर जाने के कारण उसमें आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। कारण तो यह होता है कि ऊंचाई पर जाने पर किडनी से एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है, जो एरिथ्रोपोइसिस की क्रिया को प्रेरित करता है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के अंदर आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यदि इनकी संख्या बढ़ती है तब उसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइटोसिस का अर्थ होता है WBC की संख्या का बढ़ना। ल्यूकोसाइटोसिस नॉर्मल किसी भी संक्रामक रोग को बताता है, अर्थात इनकी संख्या जो नॉर्मल काउंट ये लिखा है यहाँ पर, इनसे लगभग ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है कि जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए और इनकी संख्या जब 1 लाख से ज़्यादा हो जाए, 1 लाख से भी ज़्यादा, तब उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया का अर्थ होता है WBC की संख्या का 1 लाख से ज़्यादा हो जाना। तो ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया कहलाता है। यह WBC की अधिकता की वजह से होता है। नॉर्मली WBC की संख्या किसी भी संक्रामक रोग में बढ़ सकती है, उसे तो बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। जबकि एड्स और टाइफाइड ऐसे रोग हैं जो कि जिनमें WBC की संख्या कम हो जाती है, उसे ल्यूकोसाइटोपीनिया। टाइफाइड वही जिसको कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है, एड्स जो कि HIV वायरस की वजह से होता है। और जब इनकी संख्या में कमी होती है तब अधिकता होती है प्लेटलेट्स में, तब उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस का अर्थ क्या हो गया? प्लेटलेट्स का बढ़ना। और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया का अर्थ क्या हो गया? प्लेटलेट्स की संख्या का घटना। पीनिया शब्द लगा हुआ है इसका मतलब कमी होती है, और साइटोसिस शब्द लगा हुआ है इसका मतलब होता है संख्या में वृद्धि। तो ये मैंने अपने कंपैरेटिव स्टडी की, इनमें मोस्टली देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रश्न आरबीसी और WBC से रिलेटेड होते हैं कि आरबीसी की जो संख्या है वो बढ़ जाए तो क्या होगा, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या